और हम लोग अब इस सरकार को बदलने के लिए जी जान लगाते हैं। 14 के बाद मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मेरा परिवार सुखी है। और आप देखिए दिल्ली में वो पहलवान लड़की के साथ कितना जबरदस्त क्या हादसा हुआ। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी और कोई सरकार नहीं रहेगी। कितने नेता भाजपा के लोग नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर। आज की सरकार में देखिए हम लोग रात 12 बजे तक घूमते हैं, बिंदास निकलते हैं। ये हमारी सरकार है। कितना बलात्कार किए हैं महिलाओं का, तो ये सरकार तो गूंगी बह रही है। नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त भारत समाचार की टीम गोरखपुर में मौजूद है। जी हाँ, गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद रवि किशन पर दांव लगाया है, तो वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार यहाँ पर गोरखपुर की जनता जो है वो किस पर भरोसा जताएगी? क्या बीजेपी एक बार फिर से रिपीट करेगी और अपना गढ़ बचाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। या इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, क्या काजल निषाद उस पर खरा उतरेंगी? वो भी देखने वाली बात होगी। आज हमारे साथ तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं और साथ ही साथ जनता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां। मेहमानों से आप सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समरेंदु जी बीजेपी से मौजूद हैं, कीर्तिनिधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर हुसैन जी कांग्रेस से मौजूद हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक चिंतक निशा किन्नर जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समरेंदु जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत। 400 पार का नारा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सीधी फाइट अगर यूपी की बात की जाए तो 80 की 80 सीटें जीतने का आप दावा करते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कह रही कि 80 में 79 पर फाइट है, एक सीट पर 50-50 है। कैसे ये बड़ी चुनौती, कैसे इसको स्वीकारते हैं? समाजवादी पार्टी ने जब से अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी है, तब से आप देखिए कि बड़े बड़े प्रत्याशी, इनके परिवार के प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग जा रहे हैं। एक भागता है तो दूसरा आ जाता है, जब दूसरे को लेके आते हैं तो तीसरा आ जाता है। इनके सारे प्रत्याशी, जो बड़े बड़े प्रत्याशी अपने चुनाव मैदान को छोड़ करके भाग रहे हैं। इसी से देश की जनता वातावरण को यहाँ भाप चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वातावरण कैसा है। एक सीट पर फाइट है, वो मैं भी मानता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की सीट पर फाइट थोड़ी बहुत है, बाकी सारी की सारी सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बनारस वाले क्या कहते हैं? बनारस में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। बनारस नहीं, वो तो एक सीट जो कह रहे हैं कि 50-50 जो फाइट है वो हमारी बनारस में ही है। वो उनके मन की बात है, उनके मन भी जानता है कि केवल एक सीट जो मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी है, मैनपुरी में थोड़ी बहुत तो फाइट करते हुए दिख रहे हैं। बाकी 79 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद पहले से जीते हुए हैं, अभी 5 चरणों के चुनाव में। ठीक है, मैं आऊँगा, सभी के पास आऊँगा। हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं, कीर्तिनिधि पांडे जी। कैसे देखते हैं केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, चुनौतियाँ कुछ ज़्यादा नहीं लग रही हैं इस बार? देखिए, ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है और केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो अब जनता 17 सालों का हिसाब भी मांग रही है। और जो कमिटमेंट था देश के प्रधानमंत्री का 2014 में, उसका भी अब हिसाब जनता चाहती है कि वो महंगाई जो कम करने का वादा था, महंगाई क्यों नहीं कम हो पाया। जो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा था, रोजगार क्यों नहीं मिल पाया। जो किसानों की आय दुगनी करने का सवाल था और किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं पाई। जो डेवलपमेंट की बात तमाम की गई, तमाम इन्वेस्टर समिट किए गए, उसमें कितनी फैक्ट्रियां, कितने उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लग पाए, कितने नौजवानों को रोजगार। और उससे भी महत्वपूर्ण है ये चुनाव, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण बचाने का भी ये चुनाव है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, गोरखपुर के स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए, सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कैसे देखते हैं आप? देखिए, गोरखपुर की सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था से तो डेवलपमेंट होता नहीं। डेवलपमेंट के कई पैमाने हैं और गोरखपुर के लोग भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ी अपेक्षाएं किए थे। अगर है भाई यहाँ 4 बार सांसद। सुन लीजिए ना, मैं एक एक बात बता रहा हूँ आपको। गोरखपुर के लोग बड़ी परियोजना चाहते थे गोरखपुर में। गोरखपुर के लोग भी चाहते थे पूर्वांचल का सबसे बड़ा सेंटर है गोरखपुर, तो यहाँ एक बढ़िया क्रिकेट का स्टेडियम बन जाए, एक कोई कुश्ती का स्टेडियम बन जाए, बैडमिंटन का स्टेडियम नहीं बन जाए, लेकिन कोई नया स्टेडियम गोरखपुर के अंदर नहीं बन पाया। सामने विश्वविद्यालय, जहां हम आप बैठे हैं, खड़े हैं सामने, और उस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के सांसद रहते करते रहे, लेकिन आज तक के विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य है गोरखपुर। ठीक है, आऊंगा दूसरे राउंड में आपके पास। हमारे साथ अनवर हुसैन साहब मौजूद हैं। हुसैन साहब, कैसे देखते हैं भैया 17 सीटें जो आपको मिली है गठबंधन में, कौन कौन सी सीटें हैं जहां फाइट देख रहे हैं, कौन कौन सी सीटें जीत? गठबंधन की जितनी भी सीटें हैं हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं 80 की 80 सीट पे, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा
कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में तमाम वायदे किए थे, 15 लाख देने के, हर साल कई लाख नौकरी देने के वायदे किए थे, तमाम ऐसे वायदे किए थे जो उन वायदों पे अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। अभी 2024 के चुनाव में फिर से एक नई जुमलेबाजी फेंक रहे हैं, तमाम जुमलेबाजी के बदौलत ये चुनाव जीत रहे हैं। आप देखिए महंगाई का क्या हाल है, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, कहीं किसी युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का आलम चरम पे है। आप देखिए सर्वे एक आया है कि 25 साल से 30 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा रोडों पे ठेला लगा रहे हैं, चाउमीन का ठेला, सब्जी का ठेला, तमाम ऐसे ठेले आपको दिख रहे हैं। आप देखिए मणिपुर में 1 साल से लगातार मणिपुर जल रहा है। एक नारा एक और वायरल हो रहा है आपके नेताजी का, राहुल गांधी जी का, खटाखट खटाखट खटाखट। तो खटाखट तो बहन बेटियों के, माताओं बहनों के जो बेरोजगार हैं उनके अकाउंट में खटाखट खटाखट पैसे जाएंगे। राहुल जी जो बात बोलते हैं वो पूरा होता है। जहाँ भी प्रदेश में हमारी सरकारें हैं, राहुल जी ने जो वायदे पूरे किए, जो वायदे निभाए थे वो पूरे हुए हैं। अच्छा, बीजेपी क्या लग रहा है कि बीजेपी 80-80 की सीटें वादा करती है, कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए आपको खुद पता चल रहा होगा कि राहुल जी और अखिलेश जी की जो रैली हो रही है उसमें लाखों की भीड़ जा रही है। इससे आपको खुद पता चलता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जुमलेबाजी। ठीक है। निशा किन्नर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निशा जी, क्या लग रहा है जो स्थानीय मुद्दे हैं गोरखपुर के, आप लगातार समाज के बीच रहती हैं, क्या लग रहा है कि गोरखपुर के जो स्थानीय मुद्दे हैं या प्रदेश के जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, क्या लग रहा है कि उन पर बीजेपी सरकार खरी उतर पाई है क्या? देखा जाए तो सरकार, जनता पहले चुनती है कि हमारा सरकार कैसा होना चाहिए, और सबको ये भी लग गया है कि 10 साल से जब बीजेपी सबके लिए खड़ी है तो वाकई में ये बहुत ही दमदार पार्टी है। और हमारे माननीय मोदी जी हमारे समाज के लिए भी खड़े हुए हैं, इसका हम बहुत प्रशंसक हैं। हमारा पूरा समाज, किन्नर समाज जो है, भाजपा को सपोर्ट कर रही है, भाजपा का नाम ले रही है, क्योंकि बहुत सारी सरकार बने हैं, 60 साल 65 साल 75 साल बने हैं, लेकिन किन्नर समाज के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। और आज हमारे मोदी जी ये बोल चुके हैं अपने मुंह से कि जिसको कोई नहीं पूछा उसको मोदी जी पूजते हैं। तो ये वाकई बहुत अच्छा काम है। मुख्य धारा से हम लोग जुड़ रहे हैं, हमारे लिए शौचालय उपलब्ध हो रहा है, होम उपलब्ध हो रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहे हैं, जॉब भी मिल रहे हैं, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक सुरक्षा ये भी प्रदान है। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा, और लेकिन इसी बीच जनता के पास जाना चाहूँगा और जनता से समझना चाहूँगा कि क्या मुद्दे रहेंगे। मैम देखिए, जब प्रदेश के विकास की बात होती है, सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठाने चाहिए। क्या लग रहा है कि योगी सरकार में, जिस तरीके से सरकार बनी केंद्र सरकार में, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? कैसे देखती हैं सरकार को? आप ये बताइए, 2009 के पहले की, 14 के पहले की देखिए, दिन दहाड़े महिलाएं निकलती थी, चैन खींच जाती थी, व्यापारी निकलते थे, लुट जाते थे। आज की सरकार में देखिए हम लोग रात 12 बजे तक घूमते हैं, बिंदास निकलते हैं। ये हमारी सरकार है। और भी लोगों से जानूंगा। मैम, क्या लग रहा है, क्या इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? वो धरी की धरी रह जाएगी, हमारा बीजेपी आगे रहेगा, हर जगह से वो आगे बढ़ चला है। जनता ने तय कर लिया है, इसमें कोई हमें कोई ये मत नहीं है कि। काजल निषाद यहाँ से चुनावी मैदान में एक महिला है, कैसे देखते हैं? क्या महिलाओं को महिला प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसे काजल निषाद बहुत आएंगी और चली जाएंगी। हम लोग के सामने महिलाओं को मौका नहीं देना चाह रही है? महिलाओं को देना क्यों नहीं चाहते, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगी। हवा की जैसे आई, हवा की जैसे उड़ जाएंगी। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी और कोई सरकार नहीं रहेगी। इतनी हम महिलाओं के लिए माननीय मोदी जी ने इतना कर दिया है कि अब कुछ दिख। ठीक है, और भी महिलाओं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। मैम, क्या सोच के आप वोट करेंगी? जब वोट करने जाएंगी, ईवीएम जब आपके सामने होगी, तो कौन कौन से मुद्दे दिमाग में आएंगे जिन पर आप मतदान करने जाएंगी? सबसे प्रथम मुद्दा मेरा होगा महंगाई, बेरोजगारी और गोरखपुर की सफाई। जो हम लोग बरसात होता है तो साड़ियों को उठा के सड़कों पे छाता लगा के जाते हैं, वो सब बहुत शर्मनाक बात होता है। मुख्यमंत्री के शहर में हम कहते हैं शान से रहते हैं, मगर जब सीजन आता है तो हम लोग साड़ी उठा के चलते हैं।
और आपको सब कुछ पता है कि पेपर कैसे लीक हो रहा है, किस तरह से समाज की व्यवस्था बिगड़ गई है और किस तरह से आत्महत्या हो रही है। कितने नेता भाजपा के लोग, नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर, कितना बलात्कार किए हैं महिलाओं का, नेता के लड़के बलात्कार किए हैं और उनको कैसे छोड़ दिया गया है। और आप देखिए दिल्ली में वो पहलवान लड़की के साथ कितना ज़बरदस्त क्या हादसा हुआ। तो ये सरकार क्या गूंगी बहरी है? हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम इस बात का जवाब देंगे कि हम लोग बलात्कार करवाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग बच्चों को अपने पेट से पैदा कर देते हैं और आप लोग अपनी मर्यादा नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। और हम लोग अब इस सरकार को बदलने के लिए जी जान लगा देंगे। चलिए ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानूंगा, फिर प्रतिनिधियों के पास आऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? आएंगे, सभी के पास आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? मतदान की तिथि नजदीक आ गई है, 4 जून को ये पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ का सांसद कौन होगा, किसकी सरकार बनने वाली है। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आपके मतदान के दौरान? सुरक्षा, विकास, बस ये 2 मुद्दे तो अपने चरम पे हैं इस समय। और महिलाएं को देख ही रहे हैं कि महिलाएं कितनी इस समय एकदम 9 बजे के बाद 12 बजे तक महिलाएं स्वच्छता से घूम रही हैं, अपना ना कोई बोलने वाला ना कोई टोकने वाला। हुआ है योगी जी की सरकार में विकास और सुरक्षा व्यवस्था, माफियागिरी खत्म हुई है? माफियागिरी पूरी की तरह से समाप्त हो चुकी है। अब कोई ये नहीं कहता है, पहले पिछली सरकारों में क्या था, थाने से लेकर के और मतलब जहां भी आप जाते वहां इन लोगों की दादागिरी चलती थी। आप अगर कोई समस्या लेके थाने पे जाते थे तो वहां से ये होता था कि ये आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, उन नेता से बात। ठीक है, और भी लोगों से जानूंगा। यहाँ भी महिलाओं से पूछूंगा कि आखिर कौन से मुद्दे रहने वाले। मैम क्या नाम है आपका? धन्यवाद, मेरा नाम सविता राय है और मैं यहाँ सभी से कहना चाहती हूँ कि त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी ने द्वापर में श्री कृष्ण ने हमको क्या संदेश दिया था। द्वापर में श्री कृष्ण ने महाभारत रचा दिया था स्त्रियों के सम्मान के लिए और त्रेता में भगवान श्री राम ने सीता के सम्मान के लिए रामायण रच दी। आज ये राम के चित्र की पूजा करते हैं, राम के चरित्र की पूजा नहीं करते हैं। इनसे नहीं हो पाता है राम की चरित्र की पूजा। आज प्रज्वल रेवन्ना के उसमें 300 महिलाओं का शोषण होता है। आप किसी भी बीजेपी के नेता का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो सबसे बड़ा बलात्कारी है, हत्यारा है। आप इनका ठीक है, आऊंगा दूसरे राउंड में आऊंगा। और भी लोगों से जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा महिलाओं के मैम क्या मुद्दे रहने वाले हैं मतदान के दौरान? सबके पास आऊंगा, शांति बनाए रखिए, आऊंगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो विपक्षी बोल रहा है किसी भी पक्ष के, तो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नारियों का सम्मान है और आज हम जिस क्षेत्र में चाहें, ठीक है, आऊंगा सबके पास। जिस क्षेत्र में हम हैं 80% के हकदार हैं और हमारा मान सम्मान है। सरकार उसी की होनी चाहिए जिसमें नारी। ठीक है, और भी लोगों से जानूंगा, कोशिश करूंगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन कालेसर से जंगल कौड़िया तक बाढ़ से धान प्रभावित हो जाता है और हर साल डूब जाता है। लेकिन अभी तक 25 साल से बाबा जी सांसद रहे हैं और 7-8 साल हो गया मुख्यमंत्री रहते हुए भी, लेकिन अभी उसका कोई निदान नहीं हुआ। इसके लिए क्या? ठीक है, किसानों के मुद्दे कहीं ना कहीं अभी बचे हुए हैं सुलझने के लिए। युवाओं से एक सवाल लूंगा, उसके बाद मैं प्रतिनिधियों के पास जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? छात्रों के जो मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सुलझे नहीं सुलझे? युवाओं के मुद्दे पूरे सुलझे हुए हैं। जो भाई साहब जो बात करते हैं कि हम बेरोजगार हैं, आप ये देख लीजिए, जो रेशियो देखेंगे, जितने शिक्षित हैं, जो अगर मतलब एक्चुअल जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हैं। अब जो बेरोजगारी की बात करते हैं, दिन भर इंदिरा बाल विहार पे घूमेंगे, घर से राशन लेके आएंगे पढ़ने के लिए और दिन भर मोबाइल चलाएंगे। एक बच्चों के पास 25,000 का मोबाइल है जो एंड्रॉइड लेके चलाते हैं, कहाँ से आता है? बेरोजगार है वो। ऐसे ही भटकाया जा रहा है। जो एक्चुअल में जो बाबा जी ने काम किया है, बाबा जी ने जो काम किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। आज से इससे पहले 10 साल पहले पूरी की सरकारें थी, दीदी ने कहा। ठीक है, चाचा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवारवाद की सरकार को बंद करिए। मोदी जी, योगी जी जो चला रहे हैं वो विश्व स्तर पे चल रहा है। इन लोगों को तकलीफ हो रहा है, इन लोगों के जेब नहीं भर रहे हैं। मैं सुनिए, परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। नहीं, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे अंडर में 250 लोग नौकरी करते हैं। जो ये बेरोजगारी की बात करते हैं, जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार मिल रहा है, ये गलतफहमी है। इंसान काम नहीं करना चाहता है, सरकारी नौकरी के पीछे घूम रहा है।
चलिए ठीक है, प्रतिनिधियों के पास जाऊंगा। हमारे साथ समृद्धि जी मौजूद हैं। समृद्धि जी, कहीं ना कहीं उदासीनता लोगों के अंदर है। कोई उदासीनता नहीं है। उदासीनता तो 2014 के पहले थी। राजनीति को लोगों ने मान लिया था कि ये किसी भी दल की सरकार आएगी और इसी प्रकार का काम करेंगे। लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो जब 380 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे पूरे देश के अंदर, उन मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ा करके 680 करने का काम किया गया। आज एक्सप्रेसवे बनता है देश के अंदर, सबसे तेज गति से एक्सप्रेसवे बनाने का काम पूरे दुनिया में किया जाता है। आज अगर डिजिटल इंडिया की बात होती है तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में जिस देश को सपेरों का देश कहा जाता था, वो देश आज डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में पूरे दुनिया में एक नंबर पर खड़ा हुआ है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो देश के एक एक नागरिक को गर्व होता है जब अभिनंदन हमारा पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता है और 24 घंटे के अंदर अटारी के बॉर्डर से सीना तान के आता है तो एक एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, चाहे हमारी संस्कृति को बढ़ाने के क्षेत्र में देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र समाज जीवन का बचा नहीं। चांद तक भी पहुंचने में उस ध्रुव पर अगर सफलता पाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पाई है। इसलिए मैं कहता हूं भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत जिस रास्ते पर चलेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद पूरी दुनिया भारत के मार्गदर्शन में चलेगी और भारत दुनिया का विश्व गुरु। कुछ ऐसी बात चल रही, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संविधान बदलने वाली बात, कुछ उसमें कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं? बिल्कुल बताता हूं। जब ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे तो ये इसका मतलब समझिएगा कि इनकी जो परिवारवादी राजनीति है, जो डेंसिटी पॉलिटिक्स है, ये मुलायम सिंह जी के पुत्र ही उनके साथ जिन्होंने संघर्षों की लड़ाई लड़ी, क्या उनका अधिकार नहीं बनता था मुख्यमंत्री बनने में या पार्टी का अध्यक्ष बनने में? लेकिन ये जितने प्रकार 26 प्रकार के दल हैं, आप चले जाइए, स्टालिन, उधर स्टालिन का बेटा, आप चले जाइए बिहार के अंदर। बहुत ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जिनके बाबा परबाबा राजनीति से थे और उसके बाद अब वो मंत्री विधायक बने हुए बैठे हैं। नाम मत खुलवाइए। नहीं, मंत्री विधायक बात छोड़ दीजिए, आप हमारे दल में बताइए कि किस प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, किस मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, किस विधायक का बेटा विधायक बन गया, ये आप लोग उसके अधिकार। सांसद का बेटा सांसद बन गया, बेटे डॉक्टर के मंत्री का बेटा मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री का बेटा मंत्री बन गया। राजनीति में काम करना आप रोक नहीं सकते किसी को, ये उसके संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यही बात विपक्ष करता है तो आप लोगों को परिवारवाद लगता है। आप प्रधानमंत्री बनाएंगे सीधे? अरे देश में लंबे समय तक राजनीति करिए, प्रधानमंत्री बनिए। देश में लंबे समय तक राजनीति करिए और मुख्यमंत्री बनिए। क्या नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी एक विकल्प थी? इंदिरा गांधी के बाद चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी आपके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी परिवारवाद कहेंगे क्या? आप प्रधानमंत्री हैं, वो राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष सबको करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति संघर्ष करके जितना आगे जा सकते हैं जाना चाहिए उनको। ठीक है। पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, कीर्ति निधि पांडे जी। पांडे जी, कैसे देखते हैं, आपने तमाम चीजों को यहाँ ऑब्जर्व किया, क्या लग रहा है? चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं या एक तरफा जीत काजल निषाद जी की होती हुई नजर आ रही है? साइकिल धनाधन चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सब अलग है। अपने करें तो रासलीला, दूसरा करें तो करेक्टर ढीला। अपने परिवारवाद की बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा तो उनके बेटे को दे दिया। बलात्कार के आरोपी सांसद का टिकट काटा, बहुत दिनों तक तो साथ घुमाया, उसके बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया। और इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कर्नाटका में? 400 से अधिक महिलाओं के साथ रेप करने वाला प्रज्वल रेवन्ना को कहा कि ये देश का भविष्य है। अगर प्रज्वल रेवन्ना ही देश का भविष्य है तो ये देश के भविष्य है कि नहीं? ये नौजवान जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, ये किसान देश का भविष्य कि नहीं जिसकी आय दुगनी नहीं हो पाई, वो व्यापारी इस देश का भविष्य कि नहीं जो जीएसटी से तबाह बर्बाद हो रहा, वो नौजवान इस देश का भविष्य कि नहीं जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्याण सिंह जी राज्यपाल, उनका बेटा एमपी, उनका बेटा मिनिस्टर, 3 पीढ़ियां एक साथ राजनीति कर रही हो, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह राजनीति कर रहे हो, और लगातार कई उदाहरण हैं इनके। सुषमा स्वराज के बाद उनके बेटी को ही टिकट मिला और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। ये खिसियानी बिल्ली खंभा। ठीक है नेताजी, एक कमेंट चाहूंगा मैं आपका करण भूषण सिंह पर। क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण की जगह जो टिकट दिया गया उन्हें? जनता की अदालत में है, जनता इसका फैसला करेगी। मैं दूसरे पहलुओं पे आता हूँ। नहीं, उस पे कमेंट दे दीजिए। जाते हैं तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब गायत्री प्रजापति की बात होती थी तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उस बलात्कारी गायत्री प्रजापति को ढूंढ नहीं पाती, लेकिन 2021 के चुनाव का जब परिणाम आता है 17 का, तो परिणाम आते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस गायत्री प्रजापति को जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम करती है।
बहुत सारे ऐसे नाम। ठीक है, आऊंगा। ठीक है भैया, आऊंगा प्लीज, आऊंगा। बहुत सारे ऐसे नाम बीजेपी में भी हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। अनवर हुसैन जी, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। तमाम महिलाओं के ऐसे तस्वीर सामने आते हैं यही बीजेपी के शासन में, जो पूरा देश शर्मसार होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर के मुद्दे पर एक बार भी नहीं बोलते हैं। उधर चाइना ने हमारे देश की जमीन को कब्जा किया है, उस पर नहीं बोलते हैं। और जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके पार्टी में जो भी आता है उसका भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ये लोग क्या बात करेंगे? ठीक है मैडम, क्या लग रहा है जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सुलझे नहीं सुलझे? क्या लग रहा है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकिल भी रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या रवि किशन के सामने एक बड़ी चुनौती है इस बार बीजेपी के गढ़ को बचा लेना? देखिए, हमें तो किसी सरकार से नहीं मतलब है, पार्टी से नहीं मतलब है, समाज से मतलब है। जो देश के लिए जीता है उसके लिए हमारा किन्नर समाज खड़ा है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे सरकार की जरूरत है जो सरकार पूरे देश के लिए जी रहा है, और जो देश के लिए जी रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। हमें यही चाहिए कि सर्व समाज को देखते हुए जो सरकार खड़ी है उसके लिए हमारा किन्नर समाज खड़ा है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से जनता के बीच जाना चाहूंगा, जनता की अदालत में। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? हम ये कह रहे हैं कि देखिए, ये सरकार जो है, ये सरकार किसान विरोधी है, जो दलित का विरोधी है। हर महंगाई की मार हो गई है। महंगाई पे ये बात करके आज महंगाई पे मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सहारा का 46,000 करोड़ रुपए जो बाकी था सुब्रत राय के पास, इनको 26,000 करोड़ रुपए मिल चुका है। ठीक है, आएंगे आपसे जवाब ले लिया मैंने। ठीक है, क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार जब आई थी 2014 में तो लग रहा था कि जिस तरीके से महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या वो मुद्दा सुलझ गया क्या? जी, अब की बार मोदी सरकार, और क्या मैं यही कहना चाहूँगी, अब की बार सरकार में पूर्ण बहुमत से आ रही है। मैं यही। ठीक है, क्या कहना चाहिए? मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। सपा के प्रवक्ता साहब, जवाब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सपा के प्रवक्ता मैं पूछना चाहता हूँ, ये गायत्री प्रजापति की बात किए हैं, विधायक इनके कौन से सिंबल से इनकी औरत विधायक हैं? इन्हीं के पार्टी से विधायक है। ये भाजपा को दोष दे रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, वाशिंग मशीन नहीं चलेगा, इनका वाशिंग मशीन जो है हर चीजों को साफ करके उसी गायत्री प्रजापति के परिवार को लेकर इनका भाजपा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे भैया? सपा के सरकार में 2014 से पहले, ठीक है, बक्सीपुर व्यापारी पर गोली चल रहा था, डकैती चल रहा था। 2014 के बाद कोई व्यापारी नहीं कह सकता है कि हमारा पैसा छिनाया के गोली चला है। ठीक है। चाचा, एक लंबा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, शांति बनाए रखिए, शांति। सबसे है ऊपर। उत्तर प्रदेश में जब मायावती पे गेस्ट आउट कांड हुआ तो ठीक है, और भी लोग जानेंगे। भैया, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? स्थानीय मुद्दे सुलझे हैं क्या? बहुत सुलझे हुए हैं। देश बहुत आगे जा रहा है। देश विकास, बीजेपी की सरकार काम कर रही है। ये है कि बीजेपी 1 नंबर की काम कर रही है। अभी 25 साल रहेगी, कोई रुखाड़ नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, चाचा क्या लग रहा है? बोलिए। अरे बोलिए ना, क्या लग रहा है कि स्थानीय मुद्दे सुलझे नहीं सुलझे? नहीं, पूरे सुलझे हैं, एकदम सुलझे हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दिक्कतें उन विपक्षी लोगों को है कि अपना कुछ मुद्दे नहीं है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आप बताइए ना, आपके क्या मुद्दे? मतदान तो आप भी करेंगे ना? हमारा मुद्दा विकास, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, शिक्षा, इसी पर हमारा मुद्दा है। क्या योगी सरकार खरी उतरी है इस पर? भारतीय जनता पार्टी को इस पर फोकस करना चाहिए, न कि धर्म पर फोकस करना चाहिए। धर्म हमारा बदलाव मांग रहा है गोरखपुर क्या? जी, नहीं, धर्म पूरे देश में माहौल बिगड़ रहा है, गोरखपुर पर नहीं, पूरे देश में माहौल। ठीक है, और भी लोग जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बताइए भैया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार है, बहुत काम कर रही है,
अभी एक प्रवक्ता जी ने कहा है कि मोदी जी कहते 15 लाख देने के लिए, हमको जब तक 15 लाख नहीं मिलेगा तब तक हम मोदी। ठीक है और भी लोगों जानेंगे। मैं आऊंगा लोगों के पास, लेकिन उससे पहले एक कमेंट लेना चाहूंगा, प्रवक्ताओं के पास जाना चाहूंगा। भाई सबरेंदु जी, कहीं ना कहीं इस बार चुनौती कड़ी देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से 2019 में जब चुनाव हुआ था आपके पास 65 सीटें थी, उसके बाद आपने सीटें बढ़ा ली, उपचुनाव हुआ जब, क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ खेल होने वाला है? कितनी सीटें 80 में से 80? आप शायद भूल रहे हैं, जब 2019 का चुनाव हो रहा था समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और वो लोग कहते थे कि मोदी जी भी बनारस छोड़ करके चले जाएंगे। इस बार के चुनाव में मायावती जी उनके साथ हैं नहीं, किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे हम सब जानते हैं। मैं कहता हूं कि दूसरी बात कहता हूं, मैं केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पर लाना चाहूंगा कि पहले जब 2014 के पहले आप डेटा यूज करते थे तो 1 GB डेटा के लिए 200 रुपया खर्च करना पड़ता था। आज 5 रुपये 10 रुपये में 1 GB डेटा हमको मिल जाता है। पहले जो है रेल की लंबाई लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास थी, अब जो है 55,000 किलोमीटर तक रेल का नेटवर्क पूरा बढ़ाया जा चुका है। पहले जो है MBBS की सीटें 20,000 25,000 के आसपास थी, उनको दोगुना किया जा चुका है। इस तरह से कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहां पर हमारी सरकार ने काम नहीं। ठीक है नेताजी, क्या माहौल लग रहा है? 19 में अगर बात की जाए तो 19 में 5 सीटें आपके पास थी, 24 आते आते 2 चली गई। देखिए, अब चुनाव जनता लड़ रही है और जिस जनता 19 में भी लड़ रही थी, 22 में भी लड़ रही थी। बता रहा हूँ, सुनिए, तो 22 में लड़े तो 22 में सबसे ज्यादा 36.5% वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आया था 22 में, और 111 MLA हमारे जीते थे। सरकार में नहीं बन पाई, 2,000 4,000 से तमाम सीटें हम हारे। जो MLA बन पाए थे उसमें बगावती कितने निकल गए? MLA देखिए, जिसको जाना होगा वो जाएगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश और बहुत साफ का, जिसको जाना हो चला जाए। जो संघर्ष करने की जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके अंदर किसान नौजवान बेरोजगार के लिए लड़ने की ताकत होगी, वही रुकेगा इस मैदान में। जिसको सत्ता सुख भोगना हो चला जाए, जिसको सत्ता भोगना हो जा रहा। और जो पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी, OP राजभर, केशव देव मौर्य, सत्ता भोगना है। राजभर मंत्री बने ना, नहीं बने? मंत्री बनने के लिए परेशान थे, मंत्री बन गए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। MLA तो जिता नहीं पाए, MLA तो चौहान साहब हार गए, और इस बार उनका बेटा चुनाव हार रहा है। इस बार उनका राय साहब जीत रहे हैं, राजू राय जीतेंगे चुनाव, देख लीजिएगा आप। उनका बेटा चुनाव हारेगा इस बार, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल पे कर रहा हूँ। 4 जून को फिर मिलूंगा, आपसे यही बात कहूंगा। और जो बात तमाम विकास की बात कर रहे थे, विकास तो हुआ। 400 का सिलेंडर 1,000 हो गया 10 साल में। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया चला गया, 60 का डीजल 100 चला गया, 100 का कड़ू का तेल 250 चला गया, दाल चीनी अब तो 250 नहीं है, अब तो नहीं है 250, अब तो 250 नहीं है, 250 रुपए। नहीं नेताजी, का ऑलिव ऑयल खा रहे हैं क्या? एकदम खरीदिए बढ़िया तेल, सामने पेड़ के जो देगा वो 250 रुपए किलो लेगा। किसान आदमी है, हम जानते हैं। किसान है इसीलिए आपको भाव नहीं पता है। हम लोग रोज खरीद के खाने वाले, इसलिए हमको भाव पता है। महंगा मिलता है क्या मार्केट में? आप चलिए मार्केट में, मार्केट वाले ही तो दाम पा रहे हैं, किसानों को तो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए तो MSP लागू करना है, उसको कानूनी गारंटी बनाना है, इसीलिए MSP लागू। चलिए ठीक है अनवर हुसैन साहब, इस बार BSP ने भी यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है। देखिए, कुल मिला जाओ के आपकी हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा, आपकी देश का एजेंडा चल रहा है। इस मुल्क को बचाना है। अभी आप देखिए कि कितने लाखों किसान हमारे देश की सड़कों पे इन्होंने कीले लगवा दी। पुलवामा अटैक हुआ, अभी तक उस पर तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन किसानों को कीले जरूर मरवा रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हैं। उरी अटैक हुआ, कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ फिस हो जा रहे हैं। पापा ने युद्ध रुकवा दी, पापा ने महंगाई भी तो बढ़ा दी। किसके पापा? किसके पापा? किसके पापा? किसके? सारा आप समझ रहे हैं? हम नहीं समझ रहे, सारा आप इस मामले में बिल्कुल समझदार नहीं है। किसके पापा? किसके पापा? पापा ने बेरोजगार बना दिया। किसके पापा नेताजी? पापा ने महंगाई बढ़ा दी, पापा ने बेरोजगार कर दिया, पापा ने किसानों को खत्म करा दिया। किसके पापा नेताजी? मैं बताया ना, पापा एक शब्द बहुत मशहूर हो गया है। पापा ने बहुत, इन लोग के जो पापा हैं वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। देश इस समय 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। इसके पहले मनमोहन सिंह जी के समय में इतने कर्जे नहीं थे, देश का सोना गिरवी रखा गया। कहाँ गए पापा? कहाँ गए? पापा से ही मिलता जुलता शब्द है, वो भी बड़ा फेमस हुआ था नेताजी, याद हो आपको? पापा तो बलात्कारी प्रज्वल। ठीक है निशा जी, मुद्दे उलझे हैं सुलझे हैं?
देखिए, मुद्दा तो जो सुलझाने वाले हैं वो सुलझाएंगे, जो उलझाने वाले उलझाएंगे, लेकिन देश की जनता समझ गई है कि हमें कैसा सरकार चाहिए। अब बदल नहीं सकती है, हमें तो फिर मोदी सरकार ही चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार सर्व समाज के लिए, हित के लिए काम कर रही है, सबके साथ खड़ी है। जहां हमें सम्मान मिलेगा हम उस सरकार को चुनेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं जनता के पास जाऊंगा, फिर समय का थोड़ा सा अभाव है। हाँ नेताजी, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगा कि गोरखपुर की जो चुनाव होने जा रहा है, जो अधिकारी महोदय हैं, जो लूट खसोट का माहौल चल रहा है, जो हमारे सामने विश्वविद्यालय है, छात्र संघ की बहाली नहीं हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे हम कि जो बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहे हैं गोरखपुर में, उनको कब रोजगार देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ पे क्या प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की है। अभी ये कांग्रेस के बंधु पापा और मम्मी कह रहे थे ना, तो इनकी संस्कृति है डैडी और पापा और मम्मी मैडम। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने सुना है कि जी शब्द लगता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे सांसद जी लगता है। पापा मम्मी डैडी इनके यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता के पास जाऊंगा। बताइए भैया, मैं भी दुखी हूँ। कितना दुखी है, किससे दुखी है? 14 के बाद मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मेरा परिवार सुखी है। मैं भी डीएम था सफाई का, मगर जब से भाजपा आई मैं बेरोजगार होके घूम रहा हूँ। इन्हीं हाथों में पत्थर और बम लेके घूमता था, इन्हीं हाथों में, मगर आज कौशल को विकास योजना के तहत रोजगार लेके घूम रहा हूँ। इन धृतराष्ट्र का चश्मा लगाए धृतराष्ट्रों को विकास नहीं दिखेगा, केवल विकास दुबे दिखेगा, केवल विकास दुबे दिखेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, क्या मसला है? बाबा के गढ़ में है, बिल्कुल बाबा बने हुए हैं आप, क्या मसला? जय श्री शंभू हर हर महादेव। देखिए, पूरे विश्व में एक हमारे ही देश का नाम लोग भारत माता के नाम से लोग जानते हैं, और जहाँ 500 साल पुराना राम मंदिर था, लगभग 7-8 पुष्त गया और आया, लेकिन लोग देख नहीं पाए कि राम मंदिर का मुद्दा अब कहीं ना कहीं चुनाव में असर दिखेगा। ठीक है, देखिए जिस तरीके से इस वक्त बात की जाए तो गोरखपुर में मेरी मौजूदगी है, और गोरखपुर की जनता जो है वो अपना सांसद का चुनाव करने जा रही है, और चुनाव जो होगा वो अगले 5 साल गोरखपुर की तस्वीर कैसी रहने वाली है ये भी डिसाइड कर देगा। कल मिलेंगे एक नए जिले में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।